अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6 है जो, और ये चैप्टर नंबर 7 है डेटा सेंटर्स। और ये तकरीबन हम कोशिश करेंगे पूरा ही कंप्लीट कर लें इस वीडियो में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो बता रहा है कि डेटा सेंटर्स क्या होते हैं। तो ये वो सारा उसका डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मोस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर एक्सेप्ट फॉर एंड यूजर्स डिवाइसेस आर होस्टेड इन डेटा सेंटर्स। अच्छा, तो ये बता रहा है कि सारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम है वो बेसिकली डेटा सेंटर में ही होस्ट किया जाता है। और डेटा सेंटर में डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पावर सप्लाई होती है, कूलिंग होती है, फायर प्रिवेंशन डिटेक्शन होती है और इक्विपमेंट रैक्स होते हैं। तो अब ये हम आस्ता आस्ता करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, डेटा सेंटर्स क्या थे और कि कब इनकी ज़रूरत पड़ी और किस तरह ये अभी भी काम कर रहे हैं। अर्ली डेटा सेंटर्स जो थे कंप्यूटर वर डिज़ाइंड एंड बिल्ट इन फॉर लार्ज मेन फ्रेम सिस्टम। जो शुरू के डेटा सेंटर्स थे, जो पहले पहले 19s के डेटा सेंटर्स है, वो नॉर्मली डिज़ाइन किए जाते थे बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए, जो बड़े कंप्यूटर्स होते थे उस ज़माने में। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते थे विद इट्स ऑल पेरिफेरल सिस्टम इजीली फिल्ड अप आ लार्ज कंप्यूटर रूम। एक तकरीबन हाल जितना रूम वो आराम से फिल कर देते थे, क्योंकि वो पहले खुद ही उनका साइज़ इतना बड़ा होता था। तो इस वजह से वो तकरीबन एक हाल साइज़ भी रूम जो होता था वो फिल कर देते थे इजीली। अच्छा, आज के डेटा सेंटर्स क्या है? टुडे डेटा सेंटर्स आर इक्विप्ड विद सेंट्रलाइज्ड 19 रैक्स, 19 फीट के रैक्स पर मुश्तमिल है आज के डेटा सेंटर। और दे हाउस सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस एंड नेटवर्क इक्विपमेंट। इनमें तकरीबन हाउस सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और नेटवर्क इक्विपमेंट्स सारे शामिल होते हैं। दे आर इंस्टॉल्ड इन रोज फॉर्मिंग कॉरिडोर बिटवीन दैम। वो एक रो में इंस्टॉल किए जाते हैं, जिनके दरमियान में कॉरिडोर टाइप वे होता है, जिसके थ्रू आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं रैक्स को। तो very large data center today contains containers packed with thousands of servers, which each when repairs are upgraded and needed entire container। तो जो आज के बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं शिपिंग कंटेनर पैक्ड विद थाउजेंड ऑफ सर्वर्स। शिपिंग कंटेनर कितना होते हैं जिनके अंदर थाउजेंड, हज़ारों किस्म के सर्वर्स होते हैं। तो जब ये ख़राब होते हैं तो पूरा कंटेनर रिप्लेस करना पड़ जाता है। जब इनमें से डेटा सेंटर एक भी, मतलब इनका एक भी इक्विपमेंट ख़राब होगा ना, सर्वर ख़राब होगा, तो इनको पूरा कंटेनर रिप्लेस करना पड़ जाएगा। तो ये इशू है। अब हम पढ़ेंगे डेटा सेंटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो डेटा सेंटर की तो को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये सब इक्विपमेंट रूम, जैसे सबसे छोटा रूम होता है, इसे हम पैच क्लोजेट भी कहते हैं। बहुत छोटा सा रूम होता है और इसका इतना वो काम नहीं होता, लेकिन हर कंपनी में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये शामिल होता है। मेन इक्विपमेंट रूम आ गया जी, स्मॉल डेटा सेंटर। ये तकरीबन ठीक ठाक छोटा सा कमरा होता है, इतना कमरा छोटा नहीं होता लेकिन ठीक ठाक होता है। इज़ अ स्मॉल डेटा सेंटर इन ऑर्गेनाइजेशन सब ड्राइव्स और बिल्डिंग। एक ही बिल्डिंग में होता है, या मतलब कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता है ये। तो इसके बाद हम जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑन डेटा सेंटर। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑन डेटा सेंटर से मुराद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक मेन अपना डेटा सेंटर ओन करती है, जो उनका मेन डेटा सेंटर होता है। डेटा सेंटर डेट कंटेन ऑल सेंट्रल इक्विपमेंट और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक जो डेटा सेंटर ये वो होता है जो उनका मेन, चूँकि ये डेटा सेंटर होता है, ये तमाम किस्म के उनके सेंट्रल आईटी इक्विपमेंट्स कंटेन करती है। और फिर इसके बाद आ जाते हैं मल्टी टेनेंट डेटा सेंटर, जो होता है यूज बाय सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि पीटीसीएल हम आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उनके पास भी एक डेटा सेंटर होगा पूरा। तो वो सर्विस प्रोवाइडर हैं चूँकि, तो उनके पास मल्टी टेनेंट डेटा सेंटर होगा। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास मल्टी टेनेंट होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे बिजनेस हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो गया, उनके पास अपना एक मीडियम टाइप डेटा सेंटर होता है। तो दीज डेटा सेंटर्स आर टिपिकली द लार्जेस्ट। जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके डेटा सेंटर काफ़ी बड़े होते हैं निस्बतन बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे ये नॉर्मल बिजनेसेस हो गए या सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए वगैरह। डेटा सेंटर की लोकेशंस क्या होती हैं? मैनी वेरिएबल शुड बी कंसीडर्ड टू बी डिटरमाइन वाई डेटा सेंटर कुड बी इंस्टॉल्ड। और इनकी जो लोकेशन मेनली देखी जाती हैं वो ये होती हैं। एनवायरनमेंट ऑफ द डेटा सेंटर, एनवायरनमेंट देखा जाता है। विजिबिलिटी ऑफ द डेटा सेंटर कितना विजिबल है और कितना ज़्यादा वहाँ पे शो हो रहा है, नज़र आ रहा है। यूटिलिटीज़ अवेलेबल टू द डेटा सेंटर, कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं डेटा सेंटर के लिए, और कितने इक्विपमेंट सॉरी अवेलेबल हैं। यू डेटा सेंटर लोकेटेड इन फॉरेन कंट्रीज़, और डेटा सेंटर जो कि बैरून मुल्क मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं एक डेटा सेंटर को इंस्टॉल करने के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे फिजिकल स्ट्रक्चर। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में आ जाता है और डेटा से इंक्लूड कंपनी डेट नीड अटेंशन। अच्छा, बेसिकली ये फिजिकल स्ट्रक्चर ही मेन इसके पार्ट्स हैं, जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फ्लोर्स, वॉल्स, विंडोज़, डोर्स और वाटर एंड गैस पाइप्स आ जाते हैं। तो इसमें हम सारे ये पढ़ेंगे कि इनके फ्लोर्स के काम क्या करती हैं, इनमें कितना कितने पार्ट्स होते हैं, ये वो सारा इसमें हम पढ़ेंगे।
देखते हैं फ्लोर्स क्या है। इन टिपिकल डेटा सेंटर द फ्लोर मस्ट बी एबल टू कैरी 1500 टू 2000 किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो कहते हैं कि एक टिपिकल जो डेटा सेंटर होता है उसकी जो फ्लोर होती है वो उसको इतना लाएबल होना चाहिए कि वो 1500 से 2000 किलोग्राम का लोड वो बर्दाश्त कर ले। जिस पर सामान रखें हम उस फ्लोर पर तो वो 1500 से 2000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का लोड वो बर्दाश्त कर ले। When fully filled 19 feet computer rack weigh up to 700 kg। जब एक रैक होता है ना, रैक एक मतलब कि डब्बे जैसी शक्ल का होता है जिसमें कंप्यूटर रखे जाते हैं, जिसमें सिस्टम्स रखे जाते हैं, तो उसको जब पूरी तरह फिल कर दिया जाता है ना डेटा सेंटर के इक्विपमेंट से, जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, तो उनसे वो उसका जो वजन होता है वो 700 किलोग्राम्स बन जाता है। तो वो मांगते हैं 1500 से 2000 किलोग्राम, तो उस पर थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ता है। तो अगर जितने ज़्यादा रैक होंगे उतना ज़्यादा लोड ज़्यादा बढ़ेगा, जितने कम रैक होंगे उतना कम लोड होगा। तो उसके बाद देखते हैं द फुटप्रिंट ऑफ अ रैक इज़ अबाउट 60 by 100 centimeter leading to a floor load of 166 किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो जो फुटप्रिंट होता है ऑफ रैक, मतलब कि जो जिस पे मतलब वो खड़ा होता है, वो नहीं होता जिस पे छोटे छोटे गोल से होते हैं जिस पे चीज़ खड़ी होती है, जिसे हम कह सकते हैं पाए पाई कह सकते हैं, अपने चारपाई के जो पाए होते हैं, इसी तरह के रैक के भी पाए होते हैं, फुटप्रिंट्स होते हैं, जिस पर जिसके थ्रू वो खड़ा होता है। 16 by 100 सेंटीमीटर की वो स्पेस लेती है, और उसका लोड होता है, लोड जो फ्लोर पर लगता है वो यहाँ 166 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का लोड वो फ्लोर पर डालता है। इन ऑफिस और बिल्डिंग टिपिकली द फ्लोर कैन कैरी अप्रोक्सीमेटली 500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ऑफिस बिल्डिंग में एक फ्लोर जो होता है वो 500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का लोड बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो डेटा सेंटर होते हैं उनके स्पेसिफिकली 1500 टू 2000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का लोड बर्दाश्त करने के लिए बनाए जाते हैं। अब फ्लोर्स को ये यहाँ पे चीज़ें बता रहे हैं कि फ्लोर्स किस तरह के होने चाहिए। द फ्लोर्स रेज फ्लोर्स कंसिस्ट ऑफ मेटल फ्रेमवर्क कैरिंग रिमूवेबल फ्लोर टाइल्स। जो रेज फ्लोर्स होती हैं, बेसिकली कहते हैं कि फ्लोर्स जो होने चाहिए वो थोड़े रेज्ड होने चाहिए ताकि उनके नीचे नीचे केबल वर्क जो होता है इंस्टॉल किया जा सके। तो जो रेज फ्लोर होती हैं, जो खड़ी हुई फ्लोर्स होती हैं, जिनको मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ बनाया जाता है, नीचे से थोड़ा वक्फा देकर, यानी फासला देकर बनाया जाता है ज़मीन से, वो रिमूवेबल टाइल्स पर कंसिस्ट करती हैं। मतलब कि उनकी जो टाइल्स होती हैं, जो फ्लोर्स होते हैं समझो, उनके अंदर जो टाइल्स लगी होती हैं उनको रिमूव किया जा सके। टाइल्स आर यूजुअली 60 by 60 सेंटीमीटर। जो टाइल्स होती हैं उनका 60 by 60 का सेंटीमीटर का साइज़ होता है, और टाइल्स कैन बी लिफ्टेड इंडिविजुअली टू रीच केबल्स इंस्टॉल अंडर द। जो मैंने बात की कि वो टाइल्स को इसलिए बनाते हैं कि वो खुल सकें, ताकि वो उनकी उसके टाइल्स के अंदर ही, ज़मीन के अंदर ही वो केबल्स इंस्टॉल कर सकें, जो केबल वर्क होता है ना उनका, सर्वर्स वगैरह का। वेंट्स प्रोवाइड्स अ कूल एयर फ्लो टू द रैक्स प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। जो वेंट्स होते हैं, जो कमरे के वेंट्स होते हैं, वो ठंडी हवा प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो फ्लोर के अंदर जो सारा चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, रैक्स वगैरह जो हैं फ्लोर, वो ठंडे रह सकें, ताकि वो गर्म ना हो। जितनी हीट जनरेट करेंगे उतना ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। अंडर द रेस फ्लोर डेटा एंड पावर केबल्स आर इंस्टॉल्ड। यही बात है कि रेस फ्लोर के नीचे जो हमारा फ्लोर टाइल्स हैं, उसके नीचे जो सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसमें केबल्स होती हैं और पावर केबल्स होती हैं, और काफ़ी डेटा एंड पावर केबल्स होती हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स चीज़ें होती हैं, जो ये सारा। रेज फ्लोर्स हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। रेज फ्लोर के डिफरेंट डिसएडवांटेज भी होते हैं। दे आर एक्सपेंसिव, वो महंगी होती हैं। द टोटल अवेलेबल हाइट इन द डेटा सेंटर डिग्री, क्योंकि वो रेज्ड होती हैं, जो जाहिर है जो फ्लोर की टाइल जब ऊपर की तरफ, मतलब कि उन्होंने फासला दिया होगा ज़मीन से, थोड़ा ऊपर की तरफ बनाई होंगी उन्होंने, तो वो जो छत का फासला होगा उससे थोड़ा कम हो जाएंगी। मतलब कि जब बंदा एक टेबल पर चढ़ के चले किसी दूसरे टेबल तक, तो वो ज़्यादा छत के करीब होगा निस्बतन जो बंदा ज़मीन पे चल के दूसरी तरफ जाए। तो इसी वजह से अगर जो रेस फ्लोर्स होंगी वो चूँकि थोड़ी ऊपर की तरफ होंगी, तो वो छत का फासला कम कर देंगी और थोड़ा डिक्रीज़ कर देंगी। तो द मैक्सिमम फ्लोर लोड इज़ लिमिटेड। जो फ्लोर लोड होता है उस पे फिर लिमिटेड हो जाएगा, चूँकि वो रेज़्ड होंगी तो उन पे इतना उतने इतने उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उनकी जो बुनियाद होगी, तो इस वजह से वो उन पे लोड ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। डोर्स आर एंड इक्विपमेंट्स लोडिंग स्लोप्स आर हार्ड टू इंस्टॉल ड्यू टू अ डिफरेंस इन द फ्लोर हाइट। अच्छा, जो डोर्स होंगे और इक्विपमेंट्स होंगे, वो क्योंकि वो जो स्लोप होगा वो थोड़ा डिफरेंट किस्म का होगा, और चूँकि वो उनकी दरवाजे उसके मुताबिक और जो इक्विपमेंट होंगे उसके मुताबिक नहीं बनाए गए होंगे, तो वो इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अंडर द रेस फ्लोर आ फायर कुड ईजिली स्प्रेड थ्रू द इंटायर डेटा। अच्छा, एक तार पे भी आग लगे तो नीचे जितनी भी उसके नीचे ज़मीन के नीचे जितने भी वो केबल्स वर्क होंगी फ्लोर के नीचे, टाइल्स के नीचे, वो सारे आग पकड़ सकती हैं। तो अगर एक एक आग केबल भी शॉर्ट सर्किट करती है तो तमाम तारों के साथ आग जनरेट हो सकती है, तो इस वजह से नीचे फ्लोर की आग लग सकती है, तो वो ख़तरा होता है।
अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वॉल, विंडोज़ एंड डोर्स पर। द वॉल्स शुड बी रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द बिल्डिंग सीलिंग। तो वॉल तो ज़ाहिर है वो ज़मीन से उनको सीलिंग वो जो होती है फ्लोर की छत की सीलिंग तक पहुंचना चाहिए उन्हें। तो बिकॉज ऑफ फायर सेफ्टी एंड फिजिकल इल्यूजन प्रिवेंशन एडुकेट फायर रेटिंग इज़ नीडेड टू सर्व एज ए फिजिकल। अच्छा, तो ज़ाहिर है मतलब कि अगर कोई आग वगैरह की का सेफ्टी के लिए, सेफ्टी मेजरमेंट के लिए कोई उनको ये प्रोसेस करना चाहिए कि वो आग का कोई प्रिवेंशन कर सकें। तो इसके लिए उनको कोई सिस्टम बनाना चाहिए ताकि जब भी कोई इशू हो आग से का तो इजीली उसको टैकल कर सकें। विंडोज़ आर नॉट डिज़ायरेबल इन अ डेटा सेंटर। कहते हैं कि विंडोज़ डेटा सेंटर में नहीं बेहतरीन कारगर साबित होती, क्योंकि उनमें ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है विंडोज़ से ज़्यादा मतलब कि ऑक्सीजन लेवल आता है और जित हीट वगैरह भी जनरेट हो सकती है, तो वो विंडो से वैसे ही तो निकल सकती है विंडो से, लेकिन विंडोज़ डेटा सेंटर में कारगर नहीं होती। विंडोज़ मस्ट बी ट्रांसकुलेंट शटर प्रूफ इम्पॉसिबल टू ओपन। तो कहते हैं कि अगर नॉर्मल विंडोज़ हों तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अगर विंडोज़ बनाई भी जाएँ तो उनको शटर प्रूफ इम्पॉसिबल इतना बनाया जाए कि वो शटर प्रूफ हों, उनसे कुछ अंदर चीज़ आ ना सके। ठीक है, पिछली विंडोज़ का ये इशू है कि उससे कोई चीज़ अंदर आ जाए तो वो काम ख़राब कर सकती है। कोई हो गया, कोई मतलब कि हवा होगी, कोई थंडर क्लाउड हो गया, जो भी चीज़ें हैं ना, बर्ड्स होगी वगैरह, कुछ अंदर आ जाए तो काम ख़राब कर सकती हैं। तो शटर प्रूफ होना चाहिए, इम्पॉसिबल टू ओपन होना चाहिए, ट्रांसकुलेंट होनी चाहिए। तो डोर शुड बी लार्ज इनफ टू हैव इक्विपमेंट ब्रॉट इन। दरवाजे इतने बड़े होने चाहिए कि उनके अंदर इक्विपमेंट लाई जा सकें। डोर मस्ट बी रेजिस्ट फोर्स एंट्री। तो दरवाज़ों के अंदर इतनी जान हो कि कोई अगर कोई जोर लगाए तो वो रोक सके, दरवाज़ा रोक सके अगले को, क्योंकि कभी कभी होता है ना थीफ वगैरह का इशू होता है, तो वो इजीली इंटर ना हो सके सर्वर रूम में। तो अब वाटर एंड गैस पाइप्स पे आ जाते हैं। वाटर और गैस पाइप्स में भी हैव इंस्टॉल्ड, वाटर और गैस पाइप जो इंस्टॉल किए जाते हैं अंडर द फ्लोर, इन द फ्लोर, अबव द सीलिंग ऑफ द डेटा सेंटर में इंस्टॉल किए जाएँ। वाटर की और गैस पाइप को डिफरेंट लोकेशंस यानी अंडर द फ्लोर, ज़मीन के फ्लोर के अंदर, इन द वॉल्स के अंदर, या अबव द सीलिंग ऑफ डेटा सेंटर, या सीलिंग के डेटा सेंटर के ऊपर इंस्टॉल किया जाए। लीकेज फ्रॉम वाटर पाइप्स इन द सीलिंग ऑफ डेटा सेंटर को लीड टू डैमेज ऑफ। तो जो वाटर या किसी भी पाइप के लीकेज का जो इशू होगा वो डेटा सेंटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके इक्विपमेंट को तबाह कर सकता है, तो उसका थोड़ा खतरा होता है। डेटा सेंटर ऑपरेशन ऑपरेटर शुड नो वेयर द शट ऑफ वाल्व्स इज, वेयर वाल्व्स आर। तो जो भी वाल्व्स होते हैं, जैसे कि वो जो बंद करने के टूटियाँ होती हैं, जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, वो उन जो डेटा सेंटर के जो गार्ड्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, जो इसे यूज़ करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो किधर हैं, ताकि वो जब भी कोई इस तरह का वो प्रॉब्लम हो, वाटर का इशू हो, लीकेज का इशू हो, तो वो उसके टैकल कर सकें। ये डेटा सेंटर का लेआउट है, जिस तरह का डेटा सेंटर बनाया जाता है, जिसके ऊपर टॉप लेफ्ट बॉटम पर जो बनाया हुआ है इन्होंने, यूपीएस जनरेटर है, इनपुट पावर ट्रांसफार्मर है, यूपीएस है, यूपीएस की बैटरीज हैं, कूलिंग है, वायर मेंशन, ये सारे इनके बताया गया कि जिसमें मैंने आपको बताया कि वॉल्स के अंदर होनी चाहिए, छत के ऊपर होनी चाहिए, सारा उन्होंने इस तरह का लेआउट बनाया हुआ ताकि एक डेटा सेंटर बन सके। स्टोरेज ऑफ इशू, ये ऑपरेटर रूम वगैरह। पावर सप्लाई पे हम आ जाते हैं। पावर सप्लाई, एनर्जी यूज़ इज़ अ की इशू फॉर डेटा सेंटर। अच्छा, ज़ाहिर है एनर्जी की बदौलत ही डेटा सेंटर चलेगा। अब बिजली ना हो तो क्या नाम है, कोई कंप्यूटर वर्क या कोई भी इक्विपमेंट चल सकता है, कोई जो इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता हो। तो पावर ड्रॉन पर डेटा सेंटर अ फ्यू किलोवाट फॉर वन रैक ऑफ सर्वर, डजन ऑफ मेगावाट फॉर अ लार्ज। फ्यू किलोवाट एक सर्वर लेता है, एक रैक लेता है, और डजन ऑफ किलोवाट एक तमाम किस्म का जो पूरा सिस्टम होता है डेटा सेंटर में वो सारा लेता है। तो द अमाउंट ऑफ पावर फैसिलिटी अवेलेबल इन अ डेटा सेंटर एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो जो अमाउंट होता है वो पावर का, वो टोटल इतना किया जाता है कि किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के मुताबिक एक डेटा सेंटर में किया जाता है, उनका कैलकुलेट किया जाता है। नाउन एज पावर डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी डेटा सेंटर बिटवीन 2 to 6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। जो नॉर्मल डेंसिटी होती है डेटा सेंटर की, वो 2 से 6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर कंसिस्ट करती है, और हाई डेंसिटी डेटा सेंटर की 10 से 20 किलोवाट पर मीटर का स्क्वायर कंसिस्ट करती है। तो पावर सप्लाई एग्जांपल, इफ़ एच पी DL 380 सर्वर, ये एक एच पी का जो है सर्वर है DL 380, uses 250 watt power supply. A rack could physically hold 40 server. Available energy density is 2 to 6 kilowatt per meter. Only between 8 and 24 can be placed in the rack. अच्छा, कह रहा है कि अगर एक जो एच पी का जो DL380 ये सर्वर यूज़ करता है 250 250 वाट की पावर सप्लाई पावर यूज़ करता है, तो और एक रैक जो है वो फिजिकली 40 सर्वर होल्ड कर सकता है, तो उसमें जो अवेलेबल एनर्जी है, वो डेंसिटी है जो 2 से 6 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर की है,
तो वो सिर्फ जो रैक होगा वो सिर्फ 8 से 24 सर्वर को होल्ड कर सकेगा, समझ रहे हैं? मतलब कि अगर एक सर्वर 200-250 किलो की वाट की पावर लेता है, तो और उसकी जो रैक की जो पॉसिबिलिटी है 2 से 6 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर की एनर्जी लेने की पॉसिबिलिटी है, और वो जो रैक है उसमें 40 सर्वर प्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो 8 से 24 सर्वर्स को होल्ड कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर पावर इशू है, पावर जो होल्ड कर रहा है वो इतनी पावर नहीं ले रहा, तो इस वजह से वो सिर्फ 8 से 24 सर्वर होल्ड कर सकता है। लेकिन उसमें जो पॉसिबिलिटी है रखने की वो 40 है, उसके अंदर स्पेस 40 है रैक में, लेकिन वो रख सिर्फ 8 और 24 सकता है। तो इन प्रैक्टिस मोर सर्वर रैक्स कैन नॉट बी फुली इक्विप्ड। ज़ाहिर है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि अगर देखा जाए तो एज अ प्रैक्टिकली सारे रैक्स में सारे सर्वर नहीं रखे जा सकते, लेकिन सिर्फ हाफ रखे जा सकते हैं पावर के इशू की वजह से। आई हाई डेंसिटी डेटा सेंटर अलाउ रैक्स टू बी फिल्ड विद अप्रोक्सीमेटली 40 to 80 सर्वर्स। एक हाई डेंसिटी जो डेटा सेंटर होता है वो अलाउ करता है रैक्स टू बी फिल्ड विद अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ज़ाहिर है हर डेटा सेंटर के पास डिफरेंट बजट होता है, तो एक हाई डेंसिटी जो डेटा सेंटर होता है उसके पास पॉसिबिलिटी होती है कि 40 to 80 भी सर्वर रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पावर होती है। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल एक टिपिकल होता है जो नहीं होता, नॉर्मल बिजनेसेस में यूज़ होते हैं, वो सिर्फ 8 to 24 रख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर पॉसिबिलिटी 40 की होती है। अच्छा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस जो नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ यानी ऑफिसेज यूनिवर्सिटीज़ बिजनेसेस में भी ये यूपीएस यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनकी यूपीएस डिफरेंट होते हैं, उनकी यूपीएस बहुत पावरफुल होते हैं। तो पावर इशू कैन अकर इन द यूटिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। अच्छा, इन द यूटिलिटी पावर सप्लाई। अच्छा, पावर इश्यूज तो हो सकते हैं ज़ाहिर है, तो इसको करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए? पॉसिबली लीडिंग टू डाउन टाइम डैमेज टू इक्विपमेंट। तो ये जो अगर पावर इशू हुआ तो ये डिफरेंट किस्म का डाउन टाइम, क्योंकि ज़ाहिर है पावर अगर नहीं होगी तो काम कैसे होगा, तो काम के लिए काम की ना होने की वजह से डाउन टाइम होगा, डाउन टाइम की वजह से डैमेज टू इक्विपमेंट होगा, तो इस तरह ये पावर का होना लाजमी है। टाइप्स ऑफ पावर इशू जो होते हैं वो ब्लैकआउट होते हैं, सर्ज होते हैं, स्पाइक होते हैं, बर्न आउट होते हैं, और ब्राउन आउट होते हैं, और वेव फॉर्म इश्यूज होते हैं। तो ये किस्म के 5-6 इश्यूज होते हैं, और इनको अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कैसे टैकल करती है? इन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द यूटिलिटी पावर सप्लाई प्रोवाइड हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर। तो वही बात है कि ये पावर सप्लाई पावर देती है ना, जो इनको मतलब कि जब इनका पावर डाउन होता है, डाउन टाउन होता है, तो इनको पावर देकर ये अपना काम जारी रख सकते हैं। तो ये इस तरह का होता है, जिसमें आपको अब देख रहे हैं लेफ्ट साइड में काफ़ी बड़ा होता है, हमारे घर की तरह नहीं होता, ये सिर्फ काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, और ये बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करता है, तो ये काफ़ी सारे रैक्स को वो पावर दे सकता है, जिसमें फिल्टर, डीजल पावर जनरेटर, सेट ऑफ बैटरीज, और फ्लाई व्हील किधर गया, फ्लाई व्हील सिस्टम होता है। फिल्टर्स होते हैं, डीजल पावर जनरेटर होता है, डीजल भी यूज़ करता है, और सेट ऑफ बैटरीज होती हैं जो जिसके थ्रू ये पावर जनरेट होती है, पावर सेव होती है, स्टोर होती है। तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जो है, अच्छा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है बैटरी पावर्ड यूपीएस देती, ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की पावर सप्लाईज हैं, जिसमें है बैटरी पावर्ड यूपीएस, स्टैंड बाय यूपीएस सिस्टम आल्सो नोन एज ऑफलाइन सिस्टम यूज्ड इन स्मॉल सेटअप्स। ये छोटे से सेटअप्स में यूज़ होती है, और ये ऑफलाइन सिस्टम भी कहलाती है, और ये बैटरी पावर्ड होती है, क्योंकि इसमें बैटरी लगती है, तो ये सिर्फ बैटरी पावर्ड होती है, और ये स्मॉल किस्म के वर्क स्टेडियम और सर्वर्स के थ्रू यूज़ होती है। लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस, जिसे एल यूपीएस भी कहते हैं, एल आई पी यू पी एस भी कह सकते हैं। अच्छा, यूज़ अ ट्रांसफॉर्मर बिटवीन द यूटिलिटी पावर एंड द आई टी इक्विपमेंट। अच्छा, ये जो मैंने आपको दिखाया था पीछे, इसको अंदर ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, जो यूटिलिटी पावर एंड और यूटिलिटी पावर आई टी इक्विपमेंट के दरमियान यूज़ होता है, तो ये पावर शेयरिंग होती है इनके पर। वर्क्स एज द फिल्टर फॉर मैनी ऑफ द पावर इश्यूज़। तो पावर जो भी पावर सर्चिज होती हैं उनके इशू के लिए वर्क काम करता है। डबल कन्वर्जन यूपीएस सिस्टम, उसके बाद आ जाता है डबल कन्वर्जन, कन्वर्ट द एसी यूटिलिटी पावर टू डीसी पावर एंड द बैक टू द हाई क्वालिटी एसी पावर। ये थोड़ी फिजिक्स चल गई है यहाँ पे। तो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है, और फिर वापस हाई क्वालिटी एसी पावर में कन्वर्ट करता है, मतलब एक लो क्वालिटी एसी पावर होती है उसको डीसी पावर में कन्वर्ट करता है, फिर उसको हाई पावर जो डीसी पावर होती है उसको हाई क्वालिटी जो होती है ना एसी पावर, उसमें कन्वर्ट कर देती है। तो ये सिस्टम होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है जी, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यूनिट एक यूनिट होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, इज़ अ डिवाइस विद मल्टीपल पावर आउटलेट्स। एक डिवाइस होती है जिसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल पावर आउटलेट्स होते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट्स पावर टू इक्विपमेंट लोकेटेड इन द डेटा सेंटर। तमाम किस्म के जो डेटा सेंटर में इक्विपमेंट होते हैं उसको पावर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा, तो
टू टाइप्स ऑफ पीडीयूज होते हैं, दो किस्म के पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स होते हैं। लार्ज फ्लोर माउंटेड पीडीयूज होते हैं, टेक मेन फीड्स यूजुअली 3 फेज पावर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू मल्टीपल स्मॉलर फीड्स टू कंप्यूटर एक्स। अच्छा, लार्ज फ्लोर माउंटेड पीडीयूज यानी जो एक फ्लोर होता है, ज़मीन होती है, उस पर माउंट किए जाते हैं, काफ़ी बड़े दिखते हैं। और टेक मेन फीड्स यूजुअली 3 फेज पावर, 3 फेज टाइप की इनकी पावर होती है, और डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू मल्टीपल स्मॉलर फीड्स। और जो होती हैं ये 3 फेजेस होती हैं, इनको ये स्मॉलर फेजेस जो होती हैं ना, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, छोटी फेजेस में एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो फीड्स टू कंप्यूटर एक्स, जो कंप्यूटर एक्स पे जाती हैं। पावर स्ट्रिप्स दैट फीड इक्विपमेंट इन रैक्स। तो पावर स्ट्रिप्स यानी एक छोटी छोटी तारें होती हैं, स्ट्रिप्स जैसे कहते हैं, तार होती है, वो कंप्यूटर एक्स में फीड द कंप्यूटर इक्विपमेंट्स इन रैक्स, जो कंप्यूटर रैक्स में पावर सप्लाई करती हैं। मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट कैन इक्विप विद द 2 पावर सप्लाईज फॉर रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होती है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ये जो भी कह सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स कैन बी इक्विप्ड विद 2 पावर सप्लाईज। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, काफ़ी सारे, मोस्ट ज़्यादातर होते हैं, वो उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो 2 पावर सप्लाई के साथ इक्विप्ड होते हैं, जिनमें से अगर एक ख़राब भी हो जाए, ज़ाहिर है रिडंडेंसी क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो दूसरा यूज़ किया जा सके। तो अगर एक प्रॉब्लम कर जाए, एक जल जाए पावर सप्लाई, तो दूसरी उसकी थ्रू बजाय उसके इस्तेमाल की जा सकती है। फॉर अवेलेबिलिटी रीज़न एटलीस्ट 2 पावर स्ट्रिप्स आर नीडेड इन 2 पावर इक्विपमेंट इन अ रैक। अच्छा, अवेलेबिलिटी की वजह से भी 2 पावर स्ट्रिप्स ज़रूरी होती हैं फॉर अ पावर इक्विपमेंट, एक पावर इक्विपमेंट के लिए जो रैक में मौजूद होता है। तो ईच फीड्स वन ऑफ द 2 पावर सप्लाईज इन द इक्विपमेंट। जो एक होता है, हर एक जो पावर स्ट्रिप होती है वो 2 पावर सप्लाई को फीड करती है, 2 पावर सप्लाई को बिजली मुहैया करती है। अच्छा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई क्या कहती है? 2 इंडिपेंडेंट पावर फीड्स टू रैक। जो दो इंडिपेंडेंट होती है, जो 2 इंडिपेंडेंट पावर स्ट्रिप्स होती हैं, वो रैक को फीड करती हैं। यूपीएस शुड नॉट बी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अच्छा, यूपीएस को एक मतलब कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपीएस भी मतलब कि बेसिकली ख़राब हो सकता है, तो इसलिए उसका इसकी वजह से भी रिडंडेंसी यानी अनअवेलेबिलिटी हो सकती है। तो उसके बाद आ जाते हैं कूलिंग पर। 90% of all power used by IT infrastructure component is converted into heat। अच्छा, जो ज़ाहिर है, जो आईटी इक्विपमेंट होता है, जो काम जब वर्क करता है, सारा जो इक्विपमेंट होता है, जो सर डेटा सर्वर का इक्विपमेंट होता है, तो वो हीट जनरेट करता है। जो 90% जो होता है पावर ऑफ ऑल पावर यूज बाई, तो वो हीट जनरेट करता है। तो ऑल हीट हैज़ टू बी डिसिपेटेड बाय कूलिंग सिस्टम। अगर कमरा बंद हो तो वो हीट जनरेट करके वो काफ़ी गर्म हो सकता है, और सिस्टम खुद ही ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट होगी वो सिस्टम झेल नहीं पाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको टैकल करने के लिए कूलिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, जो होते हैं कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनर, जिसे हम CRAC क्रैक कहते हैं, रिफ्रिजरेंट बेस यूनिट कनेक्टेड टू आउटसाइड कंडेंसरिंग यूनिट। अच्छा, तो ये जो होते हैं, मतलब कि एक जिसे एसी होता है, बेसिकली एसी है, वो बाहर वाली यूनिट के साथ एक उसका जो होता है एग्जॉस्ट कनेक्टेड होता है, और ये अंदर ये एयर प्रोवाइड करते हैं, और बाहर इसको गर्म करके बाहर फेंकते हैं। अंदर ये एयर ठंडी करते हैं, अंदर जो एयर होती है उसको कूल करते हैं, और बाहर वो ठंडी एयर फेंकते हैं। तो सॉरी, बाहर वो गर्म एयर निकालते हैं और अंदर वो ठंडी एयर फेंकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अच्छा, फिर आ जाता है कंप्यूटर रूम एयर हैंडलर्स। अच्छा, जिसे हम क्रिया कहते हैं, तो जिसे चिल्ड वाटर बेस्ड एंड कनेक्टेड टू आउटसाइड चिलर्स। तो ये जो होता है वाटर फॉर्म में होता है, मतलब वाटर प्रोसेस पर काम करता है, जिसमें वाटर थोड़ा थोड़ा ये पानी फेंकता है, और वो जो आउटसाइड के एक उसका एग्जॉस्ट होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है, जो मतलब कि अंदर ये ठंडा रखता है पूरे सिस्टम को, और बाहर भी ये बाहर जो होती है गर्मी उसको डिसिपेट करता है। तो चिल्ड प्रोड्यूसर चिल्ड वाटर विया रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। जैसे फ्रिज में होता है काम, उसी तरह का काम इसमें होता है कि ये मतलब कि बाहर एग्जॉस्ट करता है हीट को, और अंदर ये ठंडी हवा रखता है, ठंडा रखता है सिस्टम को। तो द एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग सिस्टम इज स्पेसिफाइड इन EER एंड SEER और COP। तो इन फॉर्म में इसको स्पेसिफाई किया जाता है कूलिंग सिस्टम को, जिसमें EER का मतलब है एनर्जी एफिशिएंट रेशियो, द मेजर ऑफ एफिशिएंसी एट मैक्सिमम एयर कंडीशनर लोड। तो द मेजर ऑफ एफिशिएंसी एट मैक्सिमम एयर कंडीशनिंग लोड, द रेशियो बिटवीन आउटपुट कूलिंग इज BTU per hour एंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट इज वाट्स एट गिवन पोटेंशियल।
तो EER जो एनर्जी एफिशिएंट रेशियो होता है वो एफिशिएंसी को मेजर करता है एट मैक्सिमम कंडीशनिंग एयर कंडीशनिंग लोड। तो ये बेसिकली मेजर करता है एनर्जी को हाई कंडीशनिंग लोड पर। द रेशियो बिटवीन आउटपुट कूलिंग इन इज BTU per hour and the electric energy input is in watts at given operating system। तो जो रेशियो होता है वो आउटपुट का कूलिंग इन BTU पर हॉर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब इस पर काउंट किया जाता है। एंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का इनपुट होता है जो वाट्स में होता है एट अ गिवन ऑपरेटिंग पावर पॉइंट, वो सारा इसी थ्रू BTU के थ्रू पर हॉर पर काउंट किया जाता है। इनका जो रेशियो होता है सारा मिकदार होती है। तो SEER होता है सेशनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है, वो सेम एज EER मतलब इसी के प्रोसेस पर काम करता है, EER के प्रोसेस पर काम करता है, बट सेशनल डेटा यूज फॉर मेजरमेंट। लेकिन इसमें जो यूज़ की डेटा यूज़ करता था वो सेशनल होता है। और द टाइम ऑफ ईयर द कूलिंग सिस्टम इज़ यूज मोस्ट। और एक टाइम पर जो पूरा जो साल का टाइम होता है, द कूलिंग सिस्टम इज यूज मोस्ट। ये वाला कूलिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है टिपिकली इन समर के दौरान, मतलब गर्मियों के दौरान ये नॉर्मली SEER सिस्टम जो होता है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है COP, कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आगे जनाब ये इन्होंने काट दिया है, तो मेरे से इतना ही है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर जिसके ऊपर ऑपरेट होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट है मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर सर्वर शट डम्प डाउन एट एन एयर इनलेट टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये इन्होंने बात की है कि इनका एक लिमिटेड टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर स्पैन होता है, और अगर 40 डिग्री से ये ऊपर हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑफ कर लेते हैं, शट डाउन कर लेते हैं। सर्वर इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि ये 40 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास खुद ही अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं ताकि ये जल ना जाए। द एयर टेम्परेचर इन द डेटा सेंटर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 18 डिग्रीज टू 27 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली डेटा सेंटर के अंदर वो 18 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके दरमियान ये सारे डेटा सेंटर काम कर रहे होते हैं। अगर इससे 40 डिग्री तक ये चला जाए, मैक्स का 40 डिग्री होता है, अगर उस तक चला जाइए तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को शट डाउन कर देते हैं। यूजिंग हाई टेम्परेचर सेव्स कूलिंग कैपेसिटी एंड पावर। अच्छा, हाई टेम्परेचर जो होता है ना, यूजिंग हाई टेम्परेचर सेव्स कूलिंग, तो वो कूलिंग बचाता है, कूलिंग कैपेसिटी बचाता है एंड पावर बचाता है। बट राइजिंग टेम्परेचर इन अ डेटा सेंटर विद 1 डिग्री सेल्सियस लोअर द कॉस्ट फॉर कूलिंग अप्रोक्सीमेटली 5%। तो अगर टेम्परेचर जितना उसमें बढ़ता है, वो जो कूलिंग की कॉस्ट होती है उसको 50% कम कर देता है। तो ज़ाहिर टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना वो कूलिंग के प्रोसेस को कम कर देगा। टेम्परेचर यानी जितना मतलब कि वो दर्जा हरारत बढ़ेगा। तो इसी वजह से क्या नाम है, कूलिंग की कॉस्ट बचाने के लिए भी कभी कभी देखा जाता है कि क्या किया क्या किए जा सकते हैं तरीके। अब एयर फ्लो का इन्होंने बना दिया, इन्होंने ये लेआउट। तो ये देख सकते हैं कि इन्होंने क्रैक जो इन्होंने क्रैक या क्रैक जो उन्होंने बनाया हुआ है वो एयर इधर सप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पे नीचे वाली जगह सप्लाई कर रहा है। जो नीचे से जा रही है कोल्ड एयर फ्लो जा रहा है, और वो कोल्ड एयर फ्लो जो रैक्स हैं उनको पावर मुहैया कर रहा है। जो वार्म एयर फ्लो है वो ऊपर से जा रहा है, ऊपर से उसके चिलर से जा रहा है, चिलर से बाहर जाएगा। वो एक जगह से एग्जॉस्ट वाली साइड जा रहा है और एक जगह से वो एयर निकाल रहा है जो ठंडी कर रही है रैक्स को। रैक्स की बैक साइड को जो है वो वार्म कर रही है, और रैक की फ्रंट साइड को ये वो ठंडी कर रही है। तो क्या नाम है, ये दोनों प्रोसेस इस तरह होते हैं कि मतलब एक जगह से गर्मी जाती है और एक जगह से सर्दी आती है। तो ये सारा एयर फ्लो है। उसके बाद आती है ह्यूमिडिटी एंड डस्ट। तो ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इन डेटा सेंटर इज क्रिटिकल फॉर द IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। एयर ह्यूमिडिटी शुड बिटवीन 40 एंड 60%। तो जो डेटा सेंटर में ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है IT इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स के लिए। तो उनको जो रेंज होती है वो 40 से 60 के दरमियान होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो वो डैमेज कर सकती है इक्विपमेंट्स को। अच्छा, द नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल इन आर डेटा सेंटर शुड बी मिनिमाइज। ज़ाहिर है जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सिस्टम में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको जितना कम से कम हो सके उतना रखना चाहिए, वरना ये IT के जो इक्विपमेंट होते हैं उनको ख़तरे में डाल सकते हैं। जैसे अगर आप देखें आपके सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में CPC में अगर कभी कभी डस्ट जमा हो जाए किधर भी, या फ़ैन में या कहीं ग्राफिक कार्ड के फ़ैन में जिधर भी जमा हो जाए, तो वो सही से काम नहीं करता, वो अपनी वो कूलिंग सही से नहीं कर पाता। इसी तरह अगर इक्विपमेंट्स में भी अगर डस्ट चली जाए तो अपने वो काम सही तरह नहीं कर सकते अगर उनके इक्विपमेंट में डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स चले जाएँ। तो अच्छा, यहाँ पर उन्होंने वार्निंग्स भी दी है। डोंट अलाउ विजिटर इन द डेटा सेंटर। विजिटर को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विजिटर्स होते हैं उनके पाँव के नीचे डस्ट लगी होती है, या आगे उनके कपड़े कुछ डस्ट वाले होते हैं, क्योंकि बाहर से जो भी ज़रात होते हैं हमें पता नहीं चलते, जो हमारे कपड़ों के साथ लग जाते हैं तो वो अंदर आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।
डस्ट ला सकते हैं। पीपल शुड वेयर डस्ट फ्री क्लॉथिंग लाइक वाइट कोट्स एंड प्रोटेक्टिव स्लीव अराउंड देयर शूज़। तो वो मैंने आपको कहा कि लोगों को क्या जो कब वो होते हैं कपड़े वगैरह होते हैं और जो बूट वगैरह होते हैं उनके ऊपर साथ डस्ट लगी होती है। तो अगर उस डस्ट से बचना है तो एक वाइट कलर का कोट और स्लीव जो अंडर द बूट सोल जो बूट का होता है उसके नीचे स्लीव पहननी चाहिए ताकि वो क्लीन रह सकें और डस्ट फ्री रह सकें। तो उसके बाद हम आ जाते हैं फायर प्रिवेंशन पर। फायर को कैसे रोका जाए, डिटेक्शन उनकी कैसे की जाए, सुप्रेशन कैसे की जाए। फायर इज़ वन ऑफ द मेन एनिमीज ऑफ डेटा सेंटर। जाहिर है फायर जो है डेटा सेंटर की एक दुश्मन में से कम नहीं है, एक मेन दुश्मन में से। तो अ शॉर्ट सर्किट इन अ केबल डिफेक्ट इक्विपमेंट जो होता है वो डेटा सेंटर में आग लगा सकता है। फायर कैन बी स्प्रेड अराउंड वेरी क्विकली बिकॉज द एयर फ्लो इन द डेटा सेंटर एंड द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ रेस फ्लोर। तो जो आग हो सकती है वो इजीली डेटा सेंटर में फैल सकती है, लेकिन एयर फ्लो की वजह से इन द डेटा सेंटर एंड फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ रेस फ्लोर ये आग आग इजीली यहाँ पे डेटा सेंटर में फैलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्मोक कुड डैमेज इक्विपमेंट इन द डेटा सेंटर इवन इफ द फायर स्टार्ट आउटसाइड ऑफ द डेटा सेंटर कंप्यूटर। कहता है कि जनाब अगर स्मोक भी हो ना वो डेटा सेंटर को डैमेज कर सकती है, और अगर आग बाहर भी डेटा सेंटर के लगी हो तो वो भी सिस्टम को डैमेज कर सकती है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इसको सप्रेशन फायर इन अ डेटा सेंटर कंसिस्ट ऑफ 4 लेवल। जो फायर का सप्रेशन है, फायर को जो जिस तरीके से रोका जाता है वो 4 चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। फायर प्रिवेंशन, पैसिव फॉर फायर प्रोटेक्शन एंड फायर डिटेक्शन सिस्टम एंड फायर सप्रेशन सिस्टम डिटेक्टिंग। फायर प्रिवेंशन यानी पहला रूल है कि फायर को अवॉइड किया जाए। और पैसिव फायर प्रोटेक्शन है जी, लिमिट द एक्सपोजर ऑफ फायर ऑन वंस इट हैज़ स्टार्टेड। तो जो अगर आग लग भी जाए तो उसको कोशिश की जाए कम से कम रखा जाए, उसको पानी दे के बुझा दिए, जो भी मतलब उनका प्रिवेंशन सिस्टम है उसके थ्रू उनको कम रखा जाए, लिमिटेड रखा जाए। फायर डिटेक्शन सिस्टम एक डिटेक्टिंग स्मोक डिटेक्टर जिसे बोलते हैं या फायर डिटेक्टर बोलते हैं वो लगवाना चाहिए उन्हें। जो ही आग लगेगी तो वो लाना बजने लग जाएगा। फायर सप्रेशन सिस्टम एक्सटिंग्विश द फायर वंस इट इज डिटेक्टेड। तो जो फायर जो सप्रेशन सिस्टम होता है वो जो ही आग लगती है ऑटोमेटिकली उसको बुझा देता है, क्योंकि वो जो होता है ना वाटर, वो उसके अंदर इस तरह का सिस्टम लगा होता है कि वो इजीली वो उसको अपने एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम के थ्रू ऑफ कर देता है फायर को। उसके बाद आ जाते हैं इक्विपमेंट रैक्स पर, जो हमने अभी पढ़ा है। तो देखते हैं 90 फीट रैक इज स्टैंडर्डाइज्ड मेटल इनक्लोजर टू हाउस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। अच्छा, 90 फीट रैक जो होता है वो एक स्टैंडर्ड होता है एक नॉर्मल आईटी हाउस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस के लिए। तो द हाइट ऑफ अ रैक इज मेजर्ड इन रैक यूनिट और यू वन यू इज़ 44.5 मीटर मीटर मिलीमीटर। तो जो होता है हाइट होती है रैक की वो यू के थ्रू मेजर की जाती है। वो जो 44.5 यू एक यू 144.5 मिलीमीटर बनाता है। अ टिपिकल रैक इज़ 42 यू हाई। तो अगर एक जो यू है वो 44.5 मिलीमीटर है तो 42 यू आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके मुताबिक होता है, उसकी हाइट उतनी होती है। डेटा सेंटर एनर्जी एफिशिएंसी, डेटा सेंटर की अब एनर्जी की एफिशिएंसी देखते हैं कि क्या सीन है। आई टी अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ ऑल वर्ड्स सी कार्बन, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है एमिशन। आईटी अकाउंट जो होता है, आईटी का जो होता है मेन जो फैलाव होता है, जो आग का फैलाव होता है, जो भी मतलब उसकी जो माहौल की आलूदगी में किरदार होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2% होता है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ सर्वर द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मच हायर देन कॉस्ट ऑफ द सर्वर इटसेल्फ। जो सर्वर की इलेक्ट्रिसिटी पर बिल होता है वो सर्वर की प्राइस से भी ज़्यादा होता है। द डेटा सेंटर इट सेल्फ यूजेज पावर एज वेल। तो डेटा सेंटर ज़्यादा पावर खुद यूज़ करते हैं। कूलिंग सिस्टम, लाइटनिंग, हीटिंग ऑफ ऑपरेटिंग रूम्स, ये सारे जो सिस्टम होते हैं इनके अंदर जो सारे पॉइंट्स जिन्होंने लिखे हुए हैं ये सारे पावर यूज़ करते हैं। तो इसका भी इशू है। डेटा सेंटर एनर्जी एफिशिएंसी, द पावर यूजेज इफेक्टिवनेस मैट्रिक मेजर द पावर यूजेज बाय द डेटा सेंटर। ये जो पी यू ई है ये मैट्रिक मेजर करता है जितनी डेटा सेंटर पावर यूज़ करता है, तो इसको मेजर करने के लिए पी यू ई यूज़ किया जाता है। द पी यू ई इज़ कैलकुलेटेड बाय पी यू ई के थ्रू सॉरी यूज़ होता है, मेजर होता है। तो पी यू ई इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ पावर यूज बाय डेटा सेंटर बाय द यूज बाय पावर यूज टू द रन द आई टी इक्विपमेंट। तो जो डेटा सेंटर इसको कैलकुलेट करने के लिए, पावर कैलकुलेट करने के लिए डेटा सेंटर की
अमाउंट ऑफ पावर यूज बाय डेटा सेंटर को कैलकुलेट किया जाता है बाय द पावर यूज इन द इक्विपमेंट ऑफ आईटी। तो जितना इक्विपमेंट होता है उनके से डिवाइड कर दिया जाता है डेटा सेंटर की जो पावर होती है उसे। तो टिपिकल पीयूई वैल्यू ऑफ डेटा सेंटर इज़ बिटवीन 1.1 एंड 2.0। तो टिपिकल पीयूई की जो वैल्यू होती है इन डेटा सेंटर वो 1.1 से 2.0 के दरमियान होती है। रनिंग अ डेटा सेंटर विद अ पीयूई ऑफ 1.5 मीन्स दैट फॉर ईच वाट ऑफ पावर यूज बाय आईटी इक्विपमेंट एन एक्स्ट्रा हाफ वाट इज यूज बाय द रेस्ट ऑफ द डेटा सेंटर। इसमें मुराद ये है कि अगर डेटा सेंटर पी यू पे रन करता है 5.1 सॉरी 1.5 पे अगर रन कर रहा है, पी यू पर रन कर रहा है डेटा सेंटर, मीन्स दैट फॉर ईच वाट ऑफ पावर यूज बाय द आई टी इक्विपमेंट, जो एक एक वाट यूज़ करता है वो आईटी का जो इक्विपमेंट, अगर हर आईटी का इक्विपमेंट जो वाट यूज़ करता है एक एक, एंड एक्स्ट्रा हाफ वाट इज यूज बाय द रेस्ट ऑफ द डेटा सेंटर, तो उसके थ्रू जो एक्स्ट्रा वाट होता है वो डेटा सेंटर यूज़ करता है। तो समझ रहे, मतलब अगर एक वाट आईटी का इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है तो उसका जो एक्स्ट्रा होगा आधा वाट, समझ रहे, हाफ जो वाट होगा वो डेटा सेंटर यूज़ करेगा। तो डेटा सेंटर की अवेलेबिलिटी अब आ जाते हैं हम इस पर। अवेलेबिलिटी टीयर्स, एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है ये? अच्छा, ये मेरे हाल से यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, द टीयर क्लासिफिकेशन ओनली the TS classification only describe the availability of data center facilities, not the availability of IT infrastructure component। जो उनकी टीयर्स होते हैं क्लासिफिकेशन ओनली डिस्क्राइब द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा सेंटर फैसिलिटीज़, सिर्फ डिस्क्राइब करती हैं डेटा सेंटर की फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी को, नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। यानी कि सिर्फ डेटा सेंटर की फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी को ये क्लासिफिकेशन कंसीडर करती है, लेकिन आईटी के पूरे होल इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को नहीं कंसीडर करती, ठीक है। और टायर 3 जो होती है, टीयर 1 का बताया, अब टीयर 3 डेटा सेंटर रनिंग ऑन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विद एन अवेलेबिलिटी ऑफ 99.990% विल हैव अ टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ 99.972%। तो ये उन्होंने कैलकुलेट किया अभी नीचे। तो एक टीयर 3 का डेटा सेंटर होता है, अगर उसकी अवेलेबिलिटी 99.990% है तो उसकी जो टोटल अवेलेबिलिटी होगी 99.972% होगी, ओरिजिनल जो उनकी अवेलेबिलिटी होगी। तो ये आप कैलकुलेट किया उन्होंने, तो ये बताया हुआ है। रिडंडेंट डेटा सेंटर्स, मल्टीपल रिडंडेंट डेटा सेंटर कैन बी यूज टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी। रिडंडेंट जो मल्टीपल रिडंडेंट डेटा सेंटर यूज़ किए जा सकती हैं अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। मल्टीपल डेटा सेंटर्स आर ए मस्ट व्हेन हायर अवेलेबिलिटी देन 99.995% इज़ नीडेड। जब आपको हायर अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, मतलब ज़्यादा अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, तो आपको रिडंडेंट सिस्टम यूज़ करना चाहिए, मल्टीपल डेटा सेंटर, सॉरी मल्टीपल डेटा मस्ट। अच्छा, जब आपको हायर अवेलेबिलिटी चाहिए होती है ना, तो आपके पास मल्टीपल डेटा सेंटर्स होने चाहिए। इफ अ डेटा सेंटर विद आर इट्स इक्विपमेंट हैज़ एन अवेलेबिलिटी लोअर देन टीयर 1, the two data center can reach an availability at the same level as one tier 4 data center if a data center with all the its equipment has an availability lower than tier 1। अगर एक डेटा सेंटर है उसकी अवेलेबिलिटी है टीयर 1 से लो है, तो टू डेटा सेंटर कैन रीच एन अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम लेवल एज वन टीयर 4 डेटा सेंटर। तो दो डेटा सेंटर अगर हो ना, मतलब अगर एक डेटा सेंटर की अवेलेबिलिटी अगर एक टीयर से कम है, तो अगर दो टीयर डेटा सेंटर हों, दो डेटा सेंटर हों, तो वो एक टीयर 4 डेटा सेंटर को मतलब कि उसके साथ कंपेयर किए जा सकते हैं, उससे वो बीट कर सकते हैं। द रिडंडेंट डेटा सेंटर शुड बी एटलीस्ट 5 किलोमीटर अपार्ट। तो कहता है जो रिडंडेंट डेटा सेंटर्स होते हैं वो 5 किलोमीटर फासले पर होना चाहिए। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ इंसिडेंट लाइक 9/11 टेररिस्ट अटैक्स इन द यूएसए एंड रिपोर्ट्स ऑफ एक्सप्लोजन इन फैक्ट्री प्लांट्स एंड फायरवर्क स्टोरेज। तो क्योंकि जो 9/11 अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए पर, उसमें रिपोर्ट किया जाता है इन एक्सप्लोजन इन अ फैक्ट्री एंड प्लांट्स एंड फायरवर्क स्टोरेज। कहते हैं कि जो 9/11 का अटैक हुआ था उसमें रिपोर्ट किया गया था कि एक्सप्लोजन हुआ था फैक्ट्री में, फैक्ट्री के प्लांट में हुआ था एक्सप्लोजन, यानी फैक्ट्री की ब्रांच में हुआ था एक। तो जिससे मतलब कि आग लगी थी, और एक फायरवर्क स्टोरेज में हुआ था। तो इस वजह से उनको फासला क्योंकि करीब था, तो इस चूँकि फासला करीब होने की वजह से उनका ज़ाहिर है जितना फासला होगा उतनी जल्दी आग उनकी तरफ पहुंचेगी। तो करीब आग आने की वजह से वो ब्लास्ट हो गए थे। तो जितना फासला दूर होगा उतना ज़्यादा बेहतर है दो डेटा सेंटर्स का। तो दो डेटा सेंटर अगर करीब होंगे तो ज़्यादा खतरा होगा। डेटा सेंटर की परफॉर्मेंस, the data center itself does not provide performance to IT infrastructure except for bandwidth of the internet connectivity and the scalability of the location। तो जो डेटा सेंटर होता है वो खुद परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करता किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिर्फ एक बैंडविड्थ
ऑफ इंटरनल कनेक्टिविटी एंड द स्केलेबिलिटी ऑफ द लोकेशन के अलावा एक बैंडविड्थ ऑफ इंटरनेट की कनेक्टिविटी और स्केलेबिलिटी के अलावा डेटा सेंटर किसी भी चीज़ पर परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करता। तो डेटा सेंटर की सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी में आ जाते हैं। उसका इंश्योर द इक्विपमेंट इज़ फिजिकली सेफ बिहाइंड द डेटा सेंटर डोर, के जो डेटा सेंटर के जो इक्विपमेंट है वो फिजिकली सेफ होना चाहिए। डोर के पीछे जो मतलब डोर के एक मेन रूम है जो उसके अंदर ये सारा सिस्टम सेफ होना चाहिए। फिजिकल एक्सेस टू डेटा सेंटर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड और सिलेक्टेड एंड क्वालिफाइड स्टाफ। तो जो डेटा सेंटर का जो एक्सेस है वो सिर्फ क्वालिफाइड स्टाफ को दिया जाए, किसी आम बंदे को ना दिया जाए जिसके थ्रू कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। एंड एंट्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुड बी यूज, कोई एंट्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम यूज़ करना चाहिए, जैसे कोई फिंगरप्रिंट हो गया या इस तरह कुछ फेस रिकग्निशन सिस्टम हो गया, कुछ इस तरह का सिस्टम उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लॉग शुड बी मेंटेन कंटेनिंग ऑल स्टाफ एंटरिंग एंड लीविंग द डेटा सेंटर, एक लॉगिंग बनाया जाए, लॉगिन सिस्टम जिसमें जो भी स्टाफ इंटर करे डेटा सेंटर में और जो भी लीव करे तो उसका डेटा उनके पास मौजूद हो। Doors must be secured using conventional locks, for instance for dock loading doors or electronic locks। तो डोर्स मस्ट बी सिक्योर्ड यूजिंग, तो डोर्स के अंदर कन्वेंशनल लॉक्स लगाए जाएं, फॉर इंस्टेंस डोर डॉक लॉकिंग लोडिंग डोर्स और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक लॉक हो गए या जिस डिफरेंट टाइप के लॉक्स हो सकते हैं, किसी टाइप के भी हो सकते हैं। तो वो डोर लॉक लगाए जाएं ताकि एक नॉर्मल डोर लॉक के मुकाबले में वो डोर लॉक उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख सकेंगे, प्रोवाइड कर सकेंगे सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक लॉक शुड ओपन ओनली आफ्टर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, जो मैंने आपको बताया कि उनकी ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, फिंगरप्रिंट होना चाहिए, कुछ इस तरह होना चाहिए जिसके थ्रू वो दरवाज़ा खोल सकें। तो उनको जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स होने चाहिए उनके पास प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के बाद उनको खुलना चाहिए। तो ये सिस्टम उनके साथ होना चाहिए लाजमी। अच्छा, फिजिकल सिक्योरिटी एंड एंट्री पॉइंट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज regular doors, main trap staff is routed through a set of double doors that may be monitored by a guard। रिवॉल्विंग डोर्स ओनली वन पर्सन एट टाइम कैन बी इंटर, ये दायरे उन्होंने डोर बताएं। रेगुलर डोर यानी आम डोर जो होते हैं। मेन ट्रैप्स यानी स्टाफ इज राउटेड थ्रू अ सेट ऑफ डबल डोर्स दैट मे बी मॉनिटर्ड बाय बर्ड। अच्छा, जैसे कि एक डोर होगा फिर दूसरा उसके बाद थोड़े से वक्फे पर डोर होगा जिसके दरमियान दो डोरों के दरमियान में जो चीज़ होगी वो सिक्योरिटी वर्क होगा उनका। तो वो सिक्योरिटी वर्क करने के बाद जो लास्ट डोर होगा वो खुलेगा, मतलब फर्स्ट डोर तो उनको इंटर करेगा सिक्योरिटी वर्क में और सेकंड उनको आउटसाइड उनके मेन रूम में लेके जाएगा। तो उसके दरमियान में जो प्रोसेस होगा वो उनको स्कैन करेगा। रिवॉल्विंग डोर होते हैं वो जो जैसे कि आप मॉल्स में देखते हैं वो जो गोल होते हैं, या ऑफिस भी हो सकते हैं उनमें देखते हैं जो जिसमें आप चलते हैं तो राउंड होकर जाते हैं, तो वो डोर होने चाहिए। एंट्रीज कैन बी इक्विप्ड विद वेजिंग स्केल्स टू इंश्योर ओनली 1% इंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। जो एंट्रीज होनी चाहिए वो क्या नाम है, स्पेसिफिक होनी चाहिए, वेजिंग स्केल टू मेंश्योर वन, कि सिर्फ एक ही पर्सन उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पर टाइम इंटर हो, जो ऑथराइज्ड हो, कोई आम बंदा इंटर ना हो सके, ताकि उनको सिक्योरिटी उनकी स्ट्रॉन्ग रहे, उनको पता चल सके कि कोई अनऑथराइज पर्सन इंटर हुआ है। तो उनकी एंट्रीज़ को वेजिंग स्केल पर रखना चाहिए, इक्विप करना चाहिए वेजिंग स्केल, ताकि उसको वो बंदा मैयर कर सकें कि भाई कितने बंदे इंटर हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ तक था ये पूरी स्लाइड। अगर मेरी कोई स्लाइड रह गई है तो मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे यहाँ से हमने सारी कर ली हैं। तो यहाँ तक ही था ये सारा चैप्टर, तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आई होगी। तो जो नहीं समझ आए कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने चूँकि ये स्लाइड एक ही टाइम में पढ़ी है तो कुछ चीज़ें मैं भी भूल सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बंदा एक स्लाइड अगर बंदा डायरेक्ट पढ़ रहा हो और वो भी काफ़ी जल्दी जल्दी समझा कर पूरा होली समझा रहा हो तो वो कुछ बंदा पार्ट खुद भी भूल सकता है। तो जो भी आपको समझ आई है, तो वो अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बता दें, और जो समझ आई है वो आप रिपीट कर लें ताकि आपको सही और समझ आ जाए। तो चलें फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, या फिर देखूंगा अगर मेरे ये लास्ट लेक्चर ना हो, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने चैप्टर मैंने काफ़ी 7 चैप्टर कर दिए हैं, मेरे से इसके 10-11 चैप्टर हैं कोई आसपास। तो जितने नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं वो फिजिकल सिक्योरिटी तक पढ़ाया जाता है, और सॉरी डेटा सेंटर्स तक ही पढ़ाया जाता है। लेकिन देखूंगा अगर कोई आगे मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो चलें अगली वीडियो में मिलते हैं, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।